हेलो दोस्तों, मैं अंकित चांद और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अन्नाश्री जी के जीएस प्रेप में। और मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसका लिंक वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप और मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ये मेरा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पार्ट 2 के बाद का वीडियो है और इसमें मैं आपको एक नया टॉपिक है जो कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल और गवर्नर। तो बात करेंगे हम लोग पहले गवर्नर की। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर थे उनको रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ गवर्नर हो गए और कार्यकाल हो गया उनका और किए गए उनके द्वारा कुछ कार्य हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ रॉबर्ट क्लाइव की। तो इन्होंने इनका जो कार्यकाल चला था ये 1757 से 1760 में चला था। उसके बाद वो फिर इंग्लैंड चले गए थे, कुछ कारण था और कुछ व्यवस्था थी जिसके कारण वो फिर इंग्लैंड चले गए। और उसके बाद 1765 में फिर वे भारत में आया और 1767 में इनकी कार्यकाल पूरी हो गई। और इन्होंने सबसे पहले इसमें द्वैध शासन, जिसको हम लोग ड्यूरल सिस्टम कहते हैं, ये जो प्रणाली थी, ये इसमें क्या होता था कि इसमें आपको राजनीतिक जो भी सुधार होते थे, आपको विदेशिक मामले होते थे, ये सारे जो थे वे आपको इसमें होते थे। और इसको जो ख़त्म किया था ये आपको वॉरेन हेस्टिंगस ने आगे चल के इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। क्योंकि द्वैध शासन ऐसा शासन होता था जिसमें दो आदमियों का शासन होता था, जिसमें पहला शासन होता था जो एक ब्रिटिश कंपनी अपने साथ जो ब्रिटिश कंपनी करती थी वो आपका एक शासन होता था, और कुछ होता था वो इनलीगल तरीके से उसको एक शासन के प्रणाली के तहत उसको चलाया जाता था। तो इसमें यही है। और आगे चलते हैं हम लोग। तो फिर इसके बाद दूसरे जो बंगाल के गवर्नर हैं जो कि वारलेस जो जाने जाते हैं, 1767 से आपको 1769 तक इन्होंने कार्यकाल चलाया। और इसमें इन्होंने मद्रास की संधि की थी, जो कि इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मद्रास की संधि की थी आपको हैदर अली से। और इसमें पहला जो मैसूर युद्ध लड़ा गया था, पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था इसमें, तो इसमें आपको इस संधि के द्वारा ये खत्म हुआ था। और इसमें हैदर अली को बहुत ज़्यादा अपार धन मिला था, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इसमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुआ था। और उसके बाद टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मिल गए, और हैदर अली इस लड़ाई के बाद अपनी जो कोषागार थी, जैसे शस्त्रागार भी बोलते थे, और अपने टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मिल गए, और हैदर अली इस लड़ाई के बाद अपनी जो कोषागार थी, जैसे शस्त्रागार भी बोलते थे, और अपनी कोषागार यानी जहाँ पे वो अपने धन संपत्ति को रखते थे, वे सब डिंडगुल यानी तमिलनाडु के पास, वे जहाँ रेड्डियार वंश था वहाँ से उन्होंने लेके वहाँ तमिलनाडु के पास डिंडगुल एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने स्थापित कर दिया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि अगर पूछे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये बंगाल के गवर्नर जनरल पूछ देता है कि प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा कंपनी के गवर्नर जनरल, अब ये गवर्नर था, अब यहाँ गवर्नर जनरल हो गया। यानी अगर पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल कब से बनना स्टार्ट हुआ, तो 1773 से। यहाँ क्योंकि 1772 में बात करें हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा होता था कि इसमें 3 ऐसे मामले इसमें इंक्लूड थे। और इसमें क्या होता था कि जितने भी रेवेन्यू यानी जितने भी फंड होते थे वे सही तरीके से स्थगित नहीं हो पाते थे। इसलिए वॉरेन हेस्टिंगस ने इस चीज़ को जाना और इसमें क्या किया कि इन्होंने एक कोषागार को खोला जिससे वहाँ सारे पैसे को इकट्ठा किया जाता था। यानी जितने भी कृषि लोग थे, चाहे जितने भी जमींदार लोग थे, उनके से लेकर और वहाँ पे एकत्रित किया जाता था। जैसे आज का कॉन्टीजेंट फंड होता था, जैसे संचित निधि होता है, वहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये सब जितने भी यानी जितने भी देश के हित में जितने भी पैसे जाते हैं, जैसे हम जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं, वो इस टाइम पे ये टैक्स होता था, उसको रेवेन्यू कहा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे एस्टेब्लिश होता था, स्थापित किया गया था वॉरेन हेस्टिंगस के द्वारा, और उसके बाद इसमें सारे पैसों को इंक्लूड किया जाता था। आगे चलते हैं हम लोग। तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो मैं पिछली वीडियो में बोला था कि मैं बता दूंगा आप लोग को कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले कौन ईस्ट इंडिया कंपनी आई और लास्ट कौन आई। तो पहले वाली जो थी आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
दूसरी वाली जो थी यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पांव पसारा था, और 1498 में कालीकट एक बंदरगाह था जहाँ पे पुर्तगाली वास्को डी गामा ने यहाँ पे कदम रखा था, जिसकी स्वागत जैमुरीन जो कालीकट का राजा था उसने इनका स्वागत किया था। 1602 में अगर हम लोग बात करें तो डच भारत में आए थे। डच जो थे, अगर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इस सब के एग्जाम में, कि इसमें अगर पूछा जाए कि भारत में अगर टाइल्सों का काम किसने स्टार्ट किया, तो ये आपको डचों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। डच के बाद डेनिश है, तो डेनिश का उतना प्रचलन नहीं था, क्योंकि इनका जो कार्य था वो भारत से बाहर था, और स्वीडिश का, ये दोनों का जो कार्यकाल था ये चीन से कार्य होता था इन दोनों का। और जो 1664 की बात अगर कही जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें 3 ऐसी लड़ाइयाँ शामिल हैं जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अंग्रेज़ों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 2 सबसे बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसलिए क्योंकि जो फ्रांसीसी थे ये पहले ही से अपने जो पाँव है वो आपको भारत में पसार चुके थे। और आपको इसमें अगर हम लोग बात कहें कि अगर 1600 में आपको 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो क्या होता था कि 1664 जो कि कहा जाता है कि आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये बहुत पहले ही से यहाँ पर थी, क्योंकि 1664 में उसने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन इन्होंने बहुत पहले ही से भारत में अपनी धाक जमा ली थी। और 1600 में आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसके कारण बहुत ज़बरदस्त इन दोनों में भिड़ंत हुआ। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। जो पहला कर्नाटक का युद्ध था आपको लड़ा गया था 1746 से 1748 के बीच, जो कि 2 वर्षीय था। और उसके बाद लड़ा गया कि 1749 से लड़ा गया आपको 1754 में, और लास्ट लड़ा गया था 1700 आपको, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1746 से 1748, फिर 1749 से 1700 आपकी 1749 से आपको 1754, और 1758 से आपका ये तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई थी। और यहाँ पे 1763 में ये युद्ध जाके खत्म होता है, यानी 7 साल तक ये युद्ध लगातार चलता है। तो ये 7 ईयर्स, और ये आपका चलता है 5 ईयर्स, और ये आपका चलता है 2 ईयर, यानी 2 साल, 5 साल और 7 साल लगातार, 7, 5, 12, 2, 14 साल, यानी 14 साल लगातार ये कर्नाटक युद्ध चलती है। और इसके बाद फ्रांसीसियों का बुरी तरह से अंत हो जाता है, और यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है। तो आगे चलते हैं हम लोग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे चलते हैं तो 2 ऐसे बड़े लड़ाई वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़ी गई थी, जिसमें प्रथम मराठा युद्ध और उसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784, और इसमें 1775 से लेकर 1782 तक। इसमें क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसने दीवानी और फौजदारी ये 2 तरह की अदालत इन्होंने स्थापित की थी। अब आगे चलते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793 में इनका शासनकाल चला था, और इन्होंने सबसे बड़ा एक कार्य किया था मूविंग कोर्ट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मूविंग कोर्ट क्या होता है। मूविंग कोर्ट यह कोर्ट होता है जिसमें एक कोर्ट दूसरी कोर्ट और तीसरी कोर्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट है, और ये जैसे 4 कोर्ट हो गए, एक अगर कोलकाता है, दूसरा अगर यूपी है, तीसरा बिहार है, और चौथा बंगाल है, तो बंगाल का कोर्ट को हम लोग उठा के यूपी में भी ले जा सकते हैं। तो जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसी अदालतों को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसको मूविंग कोर्ट कहा जाता था, जिसको स्थापित लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया। इसमें उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण, यानी शक्तियों को बांटना।
फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो पुलिस थाने की स्थापना, यानी कहा जाए अगर कि प्रशासनिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एक ऐसे ब्रिटिश शासक थे या क्राउन थे जिन्होंने पुलिस में थाना की स्थापना की और दरोगा को नियुक्त किया इसमें। तो अगर पूछे एग्जाम में कि पुलिस थाना के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे चलते हैं हम लोग, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, यानी जितने भी नागरिक होते थे उनको सेवा पूर्ण कार्य को प्रदान करना इनका कार्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। आगे फिर अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त क्या कहलाता था। कि देखिए, अस्थाई बंदोबस्त वैसा बंदोबस्त था कि कृषि जो होते थे उस समय लगान वसूला जाता था। अंग्रेजों के ने जो लगान वसूलने का कार्य शुरू किया था, उसमें आपको जो जमींदार थे उनको 8/9 भाग जो होता था वो जमीन का कर देना होता था, और 1/9 भाग कंपनी के सेवा में जाता था। तो कृषि जितने भी कर को जमींदारों को देते थे, तो 8/9 भाग यानी 9 भागों में से 8 भाग अपने पास रखते थे, और जो 1 भाग बचता था वो आपको कंपनी के पास जाता था। तो यही अस्थाई बंदोबस्त था। इस अस्थाई बंदोबस्त में जब आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा होने लगी, तो उस समय जो कर का रेट था वो 26 था, लेकिन उसको घटा के 23 कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, लॉर्ड वेजली। तो लॉर्ड वेजली के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं बताया था कि जो आपको टीपू सुल्तान से जो श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी वो वेलेस्ली के द्वारा ही की गई थी, जो कि 1798 से 1805 के बीच हुआ। इनका शासनकाल जो चला था, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सहायक संधि, जो मैसूर के अभियान और चौथे मैसूर अभियान और द्वितीय मराठा युद्ध में देखने को मिला। क्योंकि 1799 में जो टीपू सुल्तान मारे गए थे श्रीरंगपट्टम की संधि के समय, तो उस समय लॉर्ड वेजली ही ने इस संधि को टीपू सुल्तान के साथ संधि की थी। ठीक है, आगे मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड वेजली ही एक ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, क्योंकि उन्होंने बंगाल में बहुत सारे उपलब्धियां की थी, जिनके कारण उनका जो वर्चस्व था वो बंगाल में था। आगे चलते हैं हम लोग, सर जॉर्ज वार्डलो। इनसे इनसे लॉर्ड वेजली से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से, और कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर जॉन वार्लो, लेकिन ये देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 एग्जाम में ये पूछा हुआ है। जैसे SSCO के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वेल्लोर का विद्रोह कब हुआ था, तो 1805 से 1807 के बीच हुआ था। इसमें ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है। ये एक तरह का सिपाही विद्रोह था, ठीक है, और इस समय बहुत ज़्यादा हिंसा भड़की थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों की बहुत मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1807 में और 1813 में ये इनका शासनकाल था। आगे हम इसमें बात करते हैं कि अमृतसर की जो संधि हुई थी और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, और अमृतसर की जो संधि हुई थी वो महाराजा रणजीत सिंह के समय में हुई थी, कि वो महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर के शासक थे। और इसमें 1813 में जो था वो मैं बात करना चाहता हूँ कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या है। 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी के अधिकार पत्र थे उनको बढ़ा दिया गया लॉर्ड मिंटो के प्रथम के तरफ से, और इसमें सारे कंपनी के तरफ से भारत किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। केवल इसको पूर्वी क्षेत्र से और चीन, ये 2 ऐसे जगह थे जिनसे वो व्यापार कर सकता था पूर्ण तरीके से। और इसमें वे चाय का व्यापार करता था, यानी भारत प्लस चीन, ये 2 ऐसे देश थे जो व्यापार कर सकते थे। और जो अंग्रेजी, जैसे ब्रिटेन के आसपास के जितने भी साइड के मतलब जगह थे, उनसे वो व्यापार कर सकते थे, यानी जितने ब्रिटिश लोग थे उनसे वो व्यापार कर सकते थे, और चाइना से वो व्यापार कर सकता था भारत। बाकी जितने भी देश से वह जो था उनका भारत का व्यापार का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया था लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। लॉर्ड मिंटो प्रथम की जो मृत्यु हुई थी, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक अफगान जो था वो म्यांमार में एक यंगून जेल है, जहाँ पे उनकी चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, फिर लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस जो थे, ये
जैसे ये वॉरेन हेस्टिंगस ये अलग है और ये अलग है, ये आपको कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। और लॉर्ड हेस्टिंगस जो है ये आपको जॉर्ज बार्लो के और लॉर्ड मिंटो के जस्ट ठीक बाद, कुछ समय बाद वे भारत में आए थे। ठीक है, तो ये 1813 से 1823 इनका जो कार्यकाल था वो चला था। और आगे हम इसमें बात करेंगे इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां आई नेपाल युद्ध और गोरखाओं की हार हुई थी और सुगौली की संधि हुई थी। ये जो युद्ध था ये इतना जबरदस्त था कि इसमें जो गोरखों का मतलब ये एक जनजाति थी, उस टाइम की एक जनजाति थी। जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के थे वे भी एक जनजाति थी और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई थी उस समय। उसी तरह ये लॉर्ड हेस्टिंगस और गोरखों के बीच लड़ाई हुई थी, इस युद्ध में हार हुई थी गोरखों की। और 1814 से लेकर 1816 तक यानी 2 वर्षों तक ये युद्ध चला था। एक तरह का छापामार युद्ध था ये, और इसमें जो था गोरखों की हार हो गई थी और सुगौली की संधि हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि टॉमस मुनेरो ने यहाँ पे मालाबार तट से स्टार्ट किया था और ले जाके डिंडगुल तक खत्म कर दिया। डिंडगुल मैंने बताया भी आगे कि ये तमिलनाडु के आसपास पड़ता है। और इसमें मैं रैयतवाड़ी व्यवस्था पे मैं कुछ चर्चा करूंगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते थे कि जैसे अंग्रेज जितने भी ब्रिटिश शासक थे वे क्या करते थे कि जितने भी कृषि से जो कर आते थे वे जमींदारों को भी मिलते थे। ठीक है, तो जो जमींदार इसमें थे वे क्या करते थे कि जितने भी, जैसे मैंने इस यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त में बताया कि 8/9 यानी 9 में से 8वां भाग जो था वो जमींदार लेते थे। इसमें वो क्या करते थे कि कुछ हेर फेर करते थे, यानी कुछ डंडी मारते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ठगना। तो यहाँ पे 1/9 जो भाग था वो आपको एक भाग भी अंग्रेजों को कायदे से नहीं मिल पाता था, जिसके कारण इसमें भी वे आधा कर देते थे, एक में भी वे हाफ करते थे, जिससे अंग्रेजों के राजस्व में घाटा लगने लगा, जिसके कारण जमींदारों का ही अंत कर दिया अंग्रेजों ने। और यही रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुकूल है। तो ये व्यवस्था जैसे लागू हुई जमींदारों का अंत हो गया और ये पूरा जो राजस्व होता है ये अंग्रेजों को पूरा मिलने लगा, नहीं ये पूरा पार्ट 8/9 मिलने लगा। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग इसमें बात करते हैं लास्ट हमारे जो आपके कंपनी के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हेम्हास्टर। तो यहाँ पे 1823 में 1828 तक इनका कार्यकाल चला था और इसमें बैरकपुर जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि 34वीं इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे उन्होंने कारतूस जो बनता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी यूज़ की जाती थी, जिससे उन्हें यूज़ करने से मना कर दिया था, जिसके कारण सबसे पहला विद्रोह जो 1857 की क्रांति है, जैसे मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो कि 1897 की क्रांति इसी बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी और होते होते ये आपको जगदीशपुर आरा के पास, जहाँ के 1800 क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और आगे हम चलते हैं फिर 1826 में यांडबू की संधि हुई इस बैरकपुर सैन्य विद्रोह के बाद। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नया नया अपडेट देता रहूं। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसमें बहुत से पार्ट बचे हुए हैं तो मैं लेके आऊँगा।